जी, ये किसका साइंस क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, इसको आपने पूछा था कि estimate how many floating point operation can be supercomputed in वन ए का पूछा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन ऑफ सुपर कंप्यूटर इन वन डे, ये हमने जाना। तो हमने इसके अंदर जो है वो एक टेबल में वैल्यू देखी थी, यहाँ पे आपको नजर आ रही है कि time for single floating point operation for a supercomputer is 10 to the power minus 17 precision seconds. यानी ये टेबल हमें नहीं बता रहा है क्योंकि सुपर कंप्यूटर जो है तो एक सेकंड में 10 to minus 17 सेकंड में जो है वो ऑपरेशन करना in 10 to the power minus 17 second वन ऑपरेशन। या आप इसको ऐसे समझ लें कि आप कोई काम जो है 1/4 ऑफ सेकंड में करना, 1/4 ऑफ सेकंड में आप कोई एक काम करना, एक वर्क आपने, तो एक सेकंड में आप कितना काम करेंगे? एक सेकंड में आप 4 काम करेंगे। आपने क्या किया, आपने इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी तरह आप देखें, वो कह रहा है कि वो 10⁻17 सेकेंड में एक ऑपरेशन करें, तो वो एक दिन में कितने ऑपरेशन करें, वो एक सेकंड में कितना ऑपरेशन कर लेगा, एक सेकंड में ऑपरेशन कर लेगा जो है वो 10⁻17 की प्लस 17 हो जाएगा, जिस तरह ये और आपका ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होता है तो उसको आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक सॉरी 1 मिनट में हो गया ऑपरेशन। इसी तरह आप इसको 60 से और 60 से मल्टीप्लाई करना तो ये आपका एक आवर में ऑपरेशन मिलेगा। इसी को आप अगर 60 से और 60 से और 24 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका एक दिन में ऑपरेशन हो जाएगा। तो फ्लोटिंग पॉइंट आंसर आपका इसका क्या आ जाएगा, आप रेट करके देख सकते हैं। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, वो आपके पास 10⁻⁻17 सेकंड में एक ऑपरेशन करते हैं इस टेबल के अंदर। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बहुत सारे हम डिस्कस करेंगे अभी। अभी पहले इस क्वेश्चन को जरा क्लियर कर लें। मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा था कि आप एक काम करते हैं 1/4 सेकंड, एक सेकंड में आप कितना काम करें, 1/4 सेकंड में एक काम करें तो 1 सेकंड में आप 4 वर्क कर लेंगे। अब 4 वर्क कर लेंगे, हमने कैसे ऑब्टेन किया, हमने 4 को 1 सेकंड से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह अगर आपने जो है वो सुपर कंप्यूटर का ऑपरेशन देखना है तो आप 10⁻⁻17 पर की बजाय 10⁻+17 से को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मिनट में आपका एक काम आ जाएगा, उसका ऑपरेशन आ जाएगा। 60 × 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, आर में ऑपरेशन आ जाएगा। और 10⁻17 को 16 × 16 × 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक दिन में जो है वो जितने ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है वो आपके पास आ जाएगा। और इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देखें, मेरा ख्याल है इसका आंसर आपके पास आएगा 9.64 या 8.64 into 10⁻21। इसको जरा आप चेक भी कर लीजिएगा कि ये आंसर आपके पास जो है 8.64 into 10⁻21, दैट इज
This many operation can a supercomputer, the floating point operation can a supercomputer can do in one day. अगर 1 आवर में पूछा हुआ हो तो आप दो वाला जो है वो यूज करेंगे। 1 मिनट में पूछा हुआ हो तो आप भी रिलेशन यूज करेंगे। 1 सेकंड का अगर पूछ लिया हो तो आप कहेंगे कि 10⁻17 इंटू 1 ऑपरेशन जो है उस पर सेकंड परफॉर्म कर रहा है। अगर आपसे कहा जाए इन 1 ईयर सुपर कंडक्टर कितने ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तब आप इसको 365 इंटू 24 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आंसर आपके पास आएगा वो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन बाय सुपर कंप्यूटर इन 1 ईयर में बना। हमसे तो 1 दिन का पूछा है तो 1 दिन के लिए जो है हमारा आंसर ये आ रहा है। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हमने किए थे। एक तो ये एस्टिमेशन वाला टॉपिक किया था। एस्टिमेशन इज द रफ एजुकेटेड गेस ऑफ द वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी बाय यूजिंग प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ फिजिकल रीजनिंग। तो हम कैसे अप्रोक्सीमेट वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, ये हमने एस्टिमेशन का एक क्वेश्चन सॉल्व किया। एस्टिमेशन की ही हमने एक एग्जांपल दी थी, मैं कल वाला थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। उसके बाद आपने ये काम किया था, डिराइव यूनिट इन टर्म्स ऑफ स्पेस। हमने फोर्स की जो है वो बेस यूनिट्स निकाली थी फोर्स के फार्मूला से। इसी तरह यहाँ पे एक एग्जांपल और गिवन है वर्क की या एनर्जी की, हम बेस यूनिट निकाल सकते हैं वर्क के फार्मूला से। सपोज हम कोई और एग्जांपल लें, हम प्रेशर की एग्जांपल लें। प्रेशर क्या है? प्रेशर इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और प्रेशर की आपके पास क्या है? इट्स यूनिट इज पास्कल्स, पी ए है। और प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखें, फोर्स का तो ऑलरेडी हमने ये सारा का सारा कैलकुलेशन की हुई है, हमें सिंबॉलिकली करना। फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इनटू एरिया, सॉरी एक्सेलरेशन ओवर एरिया। अब एम ए में एक्सेलरेशन को हमने क्या लिखा था, यहाँ पे मेंशन है वेलोसिटी ओवर टाइम। तो मैं इसको एक स्टेप और लिख लेता हूँ, एम इंटू वेलोसिटी, एरिया तो अपनी जगह पे है, ओवर टाइम आ गया, क्योंकि मैं प्रेशर लिखता रहता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए, अगेन वेलोसिटी की जगह हमने क्या लिखा था कि वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है। तो अब ये आंसर मेरे पास आ जाएगा एम इंटू डी, ऊपर आ गया, एरिया इंटू डी स्क्वायर। अब एरिया जो है वो हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया का लेंथ इंटू फिट। यानी अगर मैं इसको फर्दर एक स्टेप और करूँ तो मैं लिख सकता हूँ mass into displacement into length into width into t square। अब जरा बेस यूनिट सबकी, मैथ की बेस यूनिट क्या है? केजी। डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ, मीटर। लेंथ मीटर, विड्थ मीटर, टी स्क्वायर सेकंड। इसमें से एक एम ये कैंसिल हो गया तो मेरे पास केजी
मीटर को मैं ऊपर ले जाता हूँ पर मीटर, पर सेकंड को भी मैं ऊपर ले जाता हूँ पर सेकंड। तो ये आपके पास प्रेशर की बेस यूनिट्स में हुआ। तो आप किसी भी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी जिसका आपको फार्मूला नोन हो, यूनिट्स पता हो, हम इसको आप फर्दर ऐसे लिख सकते हैं सर, पी लिखने के बजाय ज्यादा मुनासिब लिख दें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। तो आपको फिजिकल क्वांटिटी जो है बेस डिराइव फिजिकल क्वांटिटी उसका फार्मूला पता हो, तो आप उसकी बेस यूनिट्स जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा काम हमने कर लिया। बात को थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ाते हैं। आपने ये टेबल देखा होगा बुक में, नेक्स्ट पेज पे आपको नजर आ रहा होगा। ये तो वर्क की बेस यूनिट उसने निकाली है पिछले पेज। फिर उसने कहा था इस टेबल में जो है वो वॉट की, पास्कल की, कूलम की बेस यूनिट्स दी हुई। हमने कल ये बेस यूनिट कर ली थी वॉट वाली। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट कूलम। अब इलेक्ट्रिक चार्ज का आपको फार्मूला पता है, Q इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम होता है। क्योंकि हमें पता है कि करंट बाय डेफिनेशन किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो Q किसके बराबर हो गया, आई टी। इसकी यूनिट अब कूलम है और करंट की यूनिट एम्पियर है और टाइम की यूनिट सेकंड है। और एम्पियर और सेकंड दोनों ही बेस यूनिट्स है। इसका तो डायरेक्टली एक स्टेप में आंसर आ गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज की आप जो है वो बेस यूनिट्स सिंपली उसके फार्मूला में जो क्वांटिटीज हैं करंट और टाइम उनकी वैल्यूज को मेंशन करके निकाल सकते इस तरीके से। तो यहाँ तक हमने कल चीजें एक्सप्लेन कर दी थी। अब हम बात को जो है वो फर्दर आगे बढ़ाते हैं। अभी तक आवाज में कोई इशू तो नहीं आ रहा होगा? नो सर। तो चले, अब एक इम्पोर्टेंट मजीद टॉपिक जो आपके पास आ रहा है 1.3, उसको जरा देखें। ये आपको सामने नजर आ रहा होगा, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। थोड़ा सा पेन का कलर भी चेंज कर देते हैं। ओके, देखें जो फिजिकल यूनिट होती है ना, जैसे आपके पास मैथ है, इसकी फिजिकल यूनिट है केजी। इसी तरह मैं तीन बेसिक लिख लेता हूँ। लेंथ है, इसकी फिजिकल यूनिट आपके पास है मीटर। और टाइम है, इसकी फिजिकल यूनिट आपके पास है सेकंड। तो इसी तरह फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट की तरह डायमेंशन भी होती है। फिजिकल डायमेंशन टॉपिक सिंपल सा है। मैथ्स की डायमेंशन, मैथ्स एम से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी डायमेंशन को हम कैपिटल एम कहते हैं। और दूसरी चीज हम इसके अंदर क्या करते हैं, हम इस एम को इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लेते हैं। इसी तरह लेंथ के लिए यूनिट मीटर है, डायमेंशन लेंथ एल से स्टार्ट हो रहा है तो डायमेंशन इसकी कैपिटल एल है विद इन स्क्वायर। इसी तरह टाइम के लिए यूनिट सेकंड है, डायमेंशन ये टी से स्टार्ट हो रहा है, इसकी डायमेंशन को कैपिटल डी कर देंगे स्क्वायर। और यूज हमारी यही तीन बेसिक डायमेंशन होती है।
आपको ये टेबल नजर आ रहा है, इस टेबल में आपको 7 जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं, आपको बेस फिजिकल क्वांटिटीज का भी आइडिया होगा कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज 7 है, और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि विच आर independent of any other physical quantity, यानी इनकी अपनी पहचान, ये किसी और फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जबकि जो फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है, एक डिराइव्ड होती है, बेस होती है। तो जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, थोड़ा सा वो जितनी भी रिमेनिंग है, ऑल इन 7 के अलावा ऑल रिमेनिंग क्वांटिटीज जो के विच आर डिपेंडेंट ऑन बेस क्वांटिटी, जो अल्टीमेटली बेस क्वांटिटीज के ऊपर जो है वो डिपेंड करती हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस आर्टिकल में देखा कि कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आप निकाल लें या ले लें, उसके फार्मूला को यूज करें, उसको टेक्निकली जो है वो आप बेस फिजिकल क्वांटिटी तक लेके जा सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी की ये दो टाइप्स हैं, और हमें ये पता है कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको मेजर किया जा सकता है। तो बेस की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं कि वो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, डिराइव्ड बेस से ही जो है वो ऑब्टेन की गई फिजिकल क्वांटिटी। तो हमने यहाँ 7 बेस क्वांटिटीज टेबल में आपको नजर आ रही है। मास है, लेंथ है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और आप देखें, इनके लिए आपको जो है वो कुछ वैल्यूज गिवन, इनकी डायमेंशंस गिवन, इनकी यूनिट्स तो आपको पता है। मास के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ केजी, लेंथ के लिए लिख देता हूँ मीटर, टाइम के लिए हम क्या लिख लें, सेकेंड। उनकी यूनिट्स लिख रहा हूँ यहाँ, यूनिट्स लिख रहा हूँ, सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर, टेम्परेचर की यूनिट ऐसा यूनिट केल्विन है, डिग्री वगैरह भी यूज करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट की यूनिट कैंडेला, सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल है, MOL से रिप्रेजेंट। ठीक, अभी हमने देखा इनकी डायमेंशंस क्या फिक्स की गई। मैथ्स के लिए हमने डायमेंशन क्या ली हुई है, कैपिटल एम, एम से शुरू हो रहा है, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। टाइम के लिए एल, सॉरी लेंथ के लिए एल विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, टाइम के लिए कैपिटल टी विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, करंट के लिए आई विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। किसी किसी बुक में कैपिटल ए भी यूज हुआ होगा, लेकिन हम जो है वो ज्यादातर आई यूज होगा। टेम्परेचर के लिए इसी तरह किसी किसी बुक्स में आपको कैपिटल के भी डायमेंशंस नजर आएगी, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट्स, लेकिन हम थीटा यूज करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए कैपिटल जे विद स्क्वायर ब्रैकेट्स, और अमाउंट ऑफ सच के लिए कैपिटल एन विद स्क्वायर ब्रैकेट। इन 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज के ये डायमेंशंस हैं जो आपको याद होनी चाहिए। बहरहाल हम डायमेंशनल एनालिसिस जब स्टडी करेंगे डिटेल से, तो हम मैथ, लेंथ और टाइम को जो है वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। मिसाल के तौर पर मुझे जो है वो कोई डायमेंशन फाइंड करनी है, मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ ताकि कलर सा आपको वाजिब हो जी। जैसे आपके पास वेलोसिटी है, अब वेलोसिटी की आपको यूनिट पता है
तो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, यानी इधर से हम इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। मीटर की डायमेंशन है कैपिटल एल स्क्वायर ब्रैकेट, और सेकंड की डायमेंशन है कैपिटल टी, और ये क्योंकि पर सेकंड है इसको माइनस करके लिख सकते हैं, या सिंप्लीफाई करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इकट्ठा लिख लें और स्क्वायर ब्रैकेट एक ही दफा यूज करें। स्क्वायर ब्रैकेट लाजमी यूज करनी होती है, अदरवाइज जो चेक करने वाला है उसके मार्क्स डबल चेक करें। आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लें, उसकी आपको बेस यूनिट्स पता होंगी। जब बेस यूनिट्स पता हो चल जाए तो आप उसकी डायमेंशन देख सकते हैं। जैसे आपने अभी फोर्स के लिए किया था कि फोर्स की बेस यूनिट में, वैसे तो यूनिट इसकी न्यूटन है, लेकिन हमने इसकी बेस यूनिट क्या निकाली थी, जरा इसके अंदर देखें। फोर्स की बेस यूनिट हमने निकाली थी न्यूटन की, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी बेस यूनिट निकाली। तो मैं फोर्स की बेस यूनिट लिख लेता हूं पहले, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बेस यूनिट जब मैंने लिख ली तो उसकी डायमेंशन लिखना आसान हो गया। केजी की जगह मैंने लिख लिया कैपिटल एम, मीटर की जगह लिख लिया मैंने कैपिटल एम, पर सेकंड स्क्वायर की जगह मैंने लिख लिया टी पावर माइनस टू, और इन सबको इकट्ठा ही एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख दिया। ये मेरे पास आ गई फोर्स की जो है वो डायमेंशन। तो हर फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वो बेस, फिजिकल बेस की तो हमें डायमेंशन ये याद है। जो डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि वो बेस से ही निकलेगी हैं, तो हम उनको पहले बेस की टर्म में एक्सप्रेस कर दें, इसलिए पहले इससे पहले आर्टिकल हम कर चुके हैं, और फिर हम उसकी डायमेंशन जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद आपको इन 4 पॉइंट्स की जो है वो याद रखना है। ये नीचे मेंशन है, इधर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। चलो जरा ये आपको एक हेडिंग नजर आ रही है, नंबर 1, डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल क्या होता है, इन चारों को आप जो है वो सही से अंडरस्टैंड कर लें ताकि फिर बात ज्यादा आसान हो जाए। Those physical quantities that have dimensions and have variable magnitude are called dimensional। कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि मैंने दोनों एग्जांपल्स दी, वेलोसिटी और फोर्स, इनकी डायमेंशंस हैं, बिल्कुल हैं। इनकी वैल्यू फिक्स तो नहीं है, वेरिएबल है। वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड भी हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट जो ज्यादा तेज स्पीड से मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड भी हो सकती है, 30 मीटर पर सेकंड भी हो सकती है। तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज वेरिएबल, लेंथ है, टाइम है, फोर्स है, फोर्स 100 न्यूटन भी हो सकती है, 5000 न्यूटन भी हो सकती है। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, हम दूसरे लफ्जों में ऐसे समझ लेते हैं कि डायमेंशनल वेरिएबल वो है ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन एग्जिस्ट करती है और वो उनकी वैल्यू फिक्स नहीं। जैसे कि आप देखेंगे दूसरे नंबर पर लिखा है डायमेंशनल कांस्टेंट, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन हो लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो। जैसा कि आप इसमें क्या कह सकते हैं, कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और उनकी डायमेंशन है। मैं यही मिसाल ले लेता हूँ, इधर ये मैं ये यही उसकी एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज स्मॉल जी, इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू 9.8 सरफेस ऑफ अर्थ पे और मीटर पर सेकंड है, यानी इसकी डायमेंशन तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन इसकी वैल्यू ये फिक्स है।
इसी तरह आपने न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, उसमें कैपिटल जी का की वैल्यू होती थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब इसकी डायमेंशन तो एग्जिस्ट कर रही है ये, लेकिन इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू फिक्स हो और डायमेंशन यानी यूनिट हो, इसी में डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर की डायमेंशन में क्या लिख सकता हूँ, मीटर की जगह एल लिख सकता हूँ, पर सेकंड की जगह T-2 लिख सकता हूँ विद स्क्वायर ब्रैकेट। ये स्मॉल जी की डायमेंशन निकाला। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी वैल्यू फिक्स हो, सॉरी जिनकी यूनिट हो और वैल्यू फिक्स हो, और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी यूनिट हो और वैल्यू वेरिएबल हो। इन दोनों को आप इस तरीके से एस्टिमेट कर सकते हैं। डायमेंशनल वेरिएबल्स क्या होते हैं और डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होते हैं। उसके बाद और दो चीजें होती हैं, आप जो हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। पेज आगे से हटा रहा हूँ, कुछ नोट करने वाला तो नहीं है। आगे चलता हूँ जी। नंबर 3 पे आपको नजर आ रहा है यहाँ पे डायमेंशन लेस वैल्यू, यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन ही ना हो। तो आप बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जैसे आप कह लें कि रिलेटिव परमिटिविटी है, जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम ओवर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की रेशियो है, दो सेम क्वांटिटीज की रेशियो है, तो कोई यूनिट नहीं, यानी डायमेंशन लेस वेरिएबल। या मैं कह लूँ स्ट्रेन, स्ट्रेन को आप क्या कहते हैं, अगर लीनियर स्ट्रेन की बात कर रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेन की, तो चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, यानी लेंथ की यूनिट मीटर और चेंज इन लेंथ की यूनिट मीटर, दो सेम क्वांटिटीज की रेशियो है, इसकी भी कोई यूनिट नहीं। तो ऐसी भी थीटा है, प्लेन एंगल या सॉलिड एंगल। थीटा को आप क्या डिफाइन करते हैं, कोई भी एंगल लेंगे साइन थीटा लेंगे, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर की यूनिट भी लेंथ की यूनिट ही आएगी, हाइपोटेन्यूज की यूनिट भी लेंथ की यूनिट ही आएगी। दो सेम क्वांटिटीज हैं, जो सेम क्वांटिटीज की रेशियो है, इसकी भी कोई यूनिट नहीं है। साइन थीटा हो, ये सिंपली थीटा ही क्या है, एंगल चाहिए। इसमें आप देखें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की उसने बात की हुई है, एग्जांपल दी हुई है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को आप कहते हैं म्यू, फ्रिक्शन को आप डिफाइन करते हैं म्यू इनटू नॉर्मल फोर्स। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा फ्रिक्शन ओवर नॉर्मल फोर्स, दोनों की यूनिट न्यूटन है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई भी यूनिट नहीं है। तो ऐसी सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो दो सेम क्वांटिटीज की रेशियो हो, इनकी अपनी कोई यूनिट ना हो, जाहिर है कोई यूनिट नहीं होगी तो कोई डायमेंशन भी नहीं होगा, इनको हम कहते हैं डायमेंशन लेस वैल्यू। यानी है फिजिकल क्वांटिटी है, स्ट्रेन क्वांटिटी है, थीटा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, लेकिन उनकी डायमेंशन कोई नहीं। और चौथी चीज डायमेंशन लेस कांस्टेंट, जैसे कोई एनी नंबर या पाई हो गया। अब ये पाई या एनी नंबर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन है, ये फिजिकल टर्म तो नहीं है, वेरिएबल्स तो नहीं है, और इनकी यूनिट भी कोई नहीं है। तो ये चार चीजें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। किसी भी क्वांटिटी को देख के आप बता सकते हैं कि ये डायमेंशनल वेरिएबल है या डायमेंशनल कांस्टेंट है
क्या डायमेंशन लेस वेरिएबल है या डायमेंशन लेस कॉस्ट? ठीक। अब इस डायमेंशनल एनालिसिस का फायदा क्या है? हम डायमेंशनल एनालिसिस करते क्यों? हम इस दो जो है वो डायमेंशनल एनालिसिस से जो है वो काम करते हैं। एक काम, इट इज यूज्ड टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल इक्वेशन। तो कोई भी फिजिकल इक्वेशन जो है वो करेक्ट है या नहीं है। कैसे भला? मैं इसको सिंपल सी इक्वेशन लिख लेता हूँ, वही इक्वेशन लिख लेता हूँ जो हम करते चले आ रहे हैं। एफ इक्वल्स टू एम। मैं क्या करूंगा? मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स है। अब मैं निकालूंगा डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड। तो मुझे इस फोर्स की डायमेंशन निकालने के लिए पहले फोर्स की बेस यूनिट लिखनी पड़ेगी। न्यूटन की बेस यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां से मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन आ गई एम एल पर टी स्क्वायर। ठीक हो गई बात? एम एल पर टी स्क्वायर हो गया। ये कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, मैं कंप्लीट करके। ओके अब आप देखें राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या है? एम इंटू ए है। तो डायमेंशंस राइट हैंड साइड अगर आपको निकालनी है तो वो हो जाएंगी एम की डायमेंशन यूनिट केजी, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या हो गई? एम एल पर टी स्क्वायर। अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन जो हमने निकाली थी वो ये निकाली थी, और राइट हैंड साइड की डायमेंशन हमने निकाली है वो ये निकाली है, और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन की है। जब इस तरह का मामला हो जाए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन बराबर हो जाए तो हम कहते हैं कि फिजिकल इक्वेशन जो है वो करेक्ट। ये काम हम यूनिट से भी कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका डायमेंशन के लिए मेंशन है। तो दोनों साइड की डायमेंशन को चेक कर लें, डायमेंशन दोनों साइड की अगर बराबर हो तो फार्मूला फिजिकली करेक्ट है। अगर दोनों साइड की डायमेंशन बराबर नहीं है तो इक्वेशन फिजिकली फार्मूला फिजिकली रॉन्ग। दूसरा काम डायमेंशनल एनालिसिस क्या करता है? इट इज यूज्ड टू डिराइव पॉसिबल। पॉसिबल क्यों लिखा है वो मैं बाद में बताऊंगा। फिजिकल formula if depending factors are known। डायमेंशनल एनालिसिस से आप फिजिकल फार्मूला डिराइव कर सकते हैं अगर डिपेंडिंग फैक्टर गिवन होंगे। डायमेंशनल एनालिसिस से आप फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं अगर आपको कोई भी फिजिकल इक्वेशन गिवन है। अभी हम इसकी और बहुत सारी एग्जांपल्स करेंगे। इन दो पॉइंट्स पर हमें डिस्कस करना है। डिमेंशन है तो चेक दी होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल करके, और टू डिराइव पॉसिबल फॉर्म।
आज इस बात को टाइम नेक्स्ट क्लास, तो आप कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर इंशाल्लाह जो है कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी बेटा, कोई सवाल है तो वो पूछिए। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़, कल इंशाल्लाह इनसे बात, मैं मीटिंग कर रहा हूँ।